तो आज हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एक बेसिक प्रिपरेशन आपकी किस तरह स्टार्ट होता है। अगर कोई सोच रहा है कि अब वो प्रिपरेशन शुरू करेगा अपनी, या फिर वो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में आना चाहता है, तो उसके लिए मैं बेसिक मेथड्स आपको बता दूंगा। ठीक है ना। तो उनको आप रिगरसली फॉलो करिए और आप अपने एक पर्टिकुलर एम तक आप पहुंच जाओगे। ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी इसी पे बेस्ड होगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बेस्ड होगी। ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। भाई देखो, सबसे पहले होता है अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। अब मैं इसको आपको डिटेल में बताऊंगा। देखो, सिंपल सी बात होती है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सिलेबस भी नहीं मालूम होता, एग्जाम पैटर्न भी नहीं मालूम होता, उनको उनको बस मतलब होता है पढ़ने से। अब भाई, जब पढ़ने से मतलब होता है, जब तुम्हें एग्जाम पैटर्न ही नहीं मालूम है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनको यार ये तक नहीं मालूम कि उनके पर्टिकुलर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग कितनी है। बहुत बच्चे देखे मैंने, उनसे मैं अगर कभी एग्जाम के डे पे पूछूं, यार तुम्हारे नेगेटिव मार्किंग कितनी की होती है, उन्हें पता ही नहीं। कोई बोलता है, किसी ने बोला 1/4, किसी ने बोला 1/5 होता है। तो ये चीज़ें आपको एग्जाम पैटर्न बहुत ज़रूरी है जानना। सिलेबस से पहले एग्जाम पैटर्न जानिए, फिर उसके बाद सिलेबस पे आइए। ठीक है। हमारे माइकल जॉर्डन ने यही बोला था कि भाई फंडामेंटल्स तुम्हारे एक बिल्कुल तगड़े होने चाहिए, फंडामेंटल्स, तभी जाके तुम्हारा लेवल राइज हो पाएगा। ये बात आप समझ रहे हो। ठीक है। तो ये गलती मैंने कर रखी है। मैं एक डीडीए का एग्ज़ाम दे के आया था। मैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए गया था और मैंने इसके बारे में इवैल्यूएशन कैसे होगा, वो लोग इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, जो मैं आंसर टिक करके आऊँगा, मैं वो पढ़ के ही नहीं गया था। तो क्यों, क्या था इसमें डीडीए में ऐसा था कि भाई अगर तुमने आंसर कर दिया है ना क्वेश्चन को और मार्क्ड कर दिया है, तो वो काउंट नहीं होगा मार्किंग में। ठीक है ना, मतलब उसका इवैल्यूएशन नहीं किया जाएगा। बट ऐसे एसएससी में नहीं है। एसएससी में अगर आपने मार्क कर दिया ना ऑप्शन, और उसको मार्क्ड फॉर रिव्यू कर दिया है, मतलब आंसर्ड विद मार्क्ड फॉर रिव्यू, तो वो इवैल्यूएशन में काउंट होता है। तो मेरे को एसएससी का तो मालूम था, मेरे को डीडीए का नहीं मालूम था। मैं डीडीए में ऐसे करके करीब मेरे 8 से 9 क्वेश्चन ऐसे गलत कर दिए जो कि मेरे सही थे। तो मैंने यहाँ से ये सीखा कि जो भी एग्ज़ाम आप देने जाओ, उसको बहुत अच्छी तरह से एक बार समझ लो, उसका एग्ज़ाम पैटर्न, उसका इवैल्यूएशन मेथड, उसका सिलेबस वगैरह सब कुछ। ठीक है। तो को क्या होता है कि भाई कॉम्पिटेटिव एग्जाम का सिलेबस इतना ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा सिलेबस है। ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहोगे तो आप सब पढ़ते रह जाओगे, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। जीएस में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, पर एक हर एग्जाम का एक पैटर्न होता है, एक बिहेवियर होता है पूछने का, तरीका होता है पूछने का। ओके, बैंकिंग का वही सेम क्वेश्चन वो दूसरे तरीके से पूछेगा, और एसएससी में वही सेम क्वेश्चन वो दूसरे तरीके से पूछेगा। सेम फॉर यूपीएससी, वो अलग लेवल में पूछता है सेम क्वेश्चन को। तो सबका अलग अलग होता है। तो जब तक आप उस पर्टिकुलर सिलेबस को नहीं जानोगे, उस चीज़ को नहीं जानोगे कि उसमें पूछ रहा क्या है, तो जब तक आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने यही पॉइंट रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। भाई, मैं तो तुम्हें ये बोलूँगा कि रियलिस्टिक स्टडी शेड्यूल बनाइए अपना। ठीक है ना, अपने आप से रियल लिए। क्योंकि भाई देखो, क्या होता है कि जैसे मेरा मेरा ये है कि अगर मैं 12 घंटे स्टडी के लिए बैठता हूँ ना, तो उसमें से मेरा इफेक्टिव आवर्स जो निकलते हैं, सिर्फ और सिर्फ 8 से 9 आवर निकलते हैं। ठीक है। बट कोई कोई क्या होता है, कोई कोई सिर्फ 5 घंटे पढ़ता है। बस 5 घंटे उसको वो इफेक्टिव ही होते हैं, एकदम एकदम। ठीक है ना। तो आप किसी को फॉलो नहीं कर सकते। कोई बोलता है कि मैं 18 घंटे पढ़ता हूँ, तो तुम भी 18 घंटे पढ़ने लग जाओ। ऐसी चीज़ें काम नहीं करती। आपको अपनी कैपेबिलिटी समझनी है, इवेल्युएट करनी है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। हो सकता है आपका 5 आवर में काम हो जाए, है ना। हो सकता है आपके फ्रेंड का 12 12 आवर पढ़ के भी सिलेक्शन ना हो। तो डिपेंड्स ऑन यू, तुम्हारी कैपेबिलिटी क्या है। ठीक है ना, ऐसे उसको जज कीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल बनाइए। किसी से दूसरे से कंपेयर मत कीजिए। ठीक है। मैंने वही बोला कि अपने ट्रू रहिए अपने से, जो तुम्हारी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग करिए। दूसरे को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। अब देखियो, ज़्यादा हार्श भी नहीं रहना यार, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत लंबा समय है। मतलब पर्टिकुलर एग्जाम हर एक साल में होता है, तो एक आपको कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है ना, अपना डिटर्मिनेशन बना के रखना है आपको। तो अपने आप पे ज़्यादा हार्श नहीं होना है। लाइफ में और भी चीज़ें हैं। प्रिपरेशन के साथ साथ आप और कुछ भी करो, मतलब एंड आप खुद के एंटरटेनमेंट के लिए करो। खुद का मतलब ऐसा नहीं करना है कि आप पढ़ते जा रहे हो 10 महीने से पागलों की तरह पढ़ने से कुछ नहीं होगा भाई। मैं बता रहा हूँ, हमारे माइंड क्या है ना, हमारा माइंड इतना एकदम होच पोच हो जाता है, सिंपल भाषा में बताऊँ तो आपको। तो आपको उसको थोड़ा सा माइंड माइंड का जो टफनेस को उसको रिलीज करना पड़ता है आपको थोड़ा सा। तो आप जाइए, कुछ स्पोर्ट्स करिए, या जिमिंग करिए, या मेडिटेशन, या फिर आप कहीं एक हफ्ते पढ़ के कुछ रेस्ट ले लीजिए, या किसी फ्रेंड्स के साथ चले जाइए घूमने के लिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो अपने आप पे हार्श नहीं होना है। हाँ, ये 3 से 4 जो लास्ट मंथ्स होते हैं ना एग्जाम से, उस पर आप अपने आप को हार्श कर सकते हो। वो ऑटोमेटिकली आप अपने अंदर से आपको वो फीलिंग आ जाएगी कि यार अब तो मुझे एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना है, वो अलग बात है। बट जब टाइम होता है ना 10 से 12 महीने का, अपने अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल बना सकते हो। देखो भाई,
तीसरा मेथड है हमारे पास क्वालिटी स्टडी मटेरियल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। क्या होता है कि भाई सब लोग भागते हैं, किसके पीछे भागते हैं, सारी बुक मुझे मतलब अगर कोई कैट की प्रिपरेशन कर रहा है ना भाई, कैट की प्रिपरेशन कर रहा है, वो सारी बुक ले लेगा और हम से लेकर सब कुछ बुक अपने पास रख लेगा और पढ़ेगा, कुछ भी नहीं पढ़ेगा उसमें। तो मैं भाई एक बैचलर लाइफ भी जिया हूँ। तो उसमें क्या था, मेरे पास मेरे साथ बहुत सारे रूममेट्स थे। तो वो रूममेट्स क्या करते थे, उनमें से एक दो तो ऐसे थे कि भाई उनके पास सारी बुक्स अवेलेबल मिलेंगी आपको, सारी बुक्स, अरिहंत ले लो या कोई भी ले लो, मनोहर पांडे, सब कुछ ले लो। और जब उनकी बुक्स उठाओगे ना तो आपको लगेगा यार ये अभी खरीद के लाए क्या, नहीं वो 1 साल पहले खरीद रखी है पर उन्होंने खोल के नहीं देखी है वो अभी तक, पढ़ने की तो दूर की बात है। तो ऐसा आपको स्टूडेंट नहीं बनना है भाई। एक बुक पढ़िए और उसको बिल्कुल थोरोली पढ़िए, उसको रिवीजन करते रहिए उसका, तभी सक्सेस आ पाओगे तुम, ठीक है। अब देखो, बिलीव ऑन योर सोर्सेज, मैंने पहले बताया था अपने जो सोर्सेज हैं उन पे आपको बिलीव करना है, ठीक है ना। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने गुरु पे, गुरु मतलब अपने टीचर पे आपको बिलीव करना है। कैसे करना है, देखो यार बहुत होते हैं कि 3-4 टीचरों से पढ़ लेते हैं। एक होता है कि अलग अलग टॉपिक पढ़ना, एक होता है कि सेम टॉपिक आप 3 से 4 टीचर से पढ़ रहे हो, यार सिलेक्शन कैसे होगा फिर, आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि हर टीचर का पढ़ाने का मेथड अलग होता है। बेशक आंसर सेम आएगा बट मेथड्स अलग होते हैं। जब आपको 4 मेथड्स मिल जाएंगे, या तो आप इतने इंटेलिजेंट हो, इन 4 मेथड्स में आप टाइम वेस्ट करके फिर उसमें से एक छाटोगे, तो सोचो कितना बड़ा सिलेबस होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम का। आप हर क्वेश्चन पे ऐसे करने लग जाओगे तो आपको एक एक पर्टिकुलर मेथड मिलेगा, 4 टीचर से आप पढ़ोगे तो पूरा टाइम तो आप इसी में चला जाएगा। तो आपको बेस्ट टीचर चूज करना है, खुद को टाइम दीजिए और एक रिसर्च कीजिए कि मुझे कौन से टीचर सूट कर रहे हैं, उनके पर्टिकुलर यूट्यूब पे वीडियो देखिए। अगर आपको समझ में आता है तो उस पर्टिकुलर टीचर से पढ़िए, वरना चेंज कर दिए टीचर उसी टाइम पर। एक बार अगर आप किसी टीचर पे ट्रस्ट करना शुरू कर दिया ना तो उसको एंड तक बनाए रखिए, क्योंकि सब टीचर्स को सब पढ़ाना आता है, ये तो आप मानते हो इस बात को। बट ये होता है कि लोगों का माइंड ना, बच्चों का माइंड बहुत फ्लक्चुएट करता है। तो वो इस टीचर से जाएंगे, 2 महीने बाद उस टीचर से पढ़ेंगे, इनका मुझे समझ में नहीं आ रहा, अरे भाई समझ में क्यों नहीं आ रहा, तुमने 2 महीने टाइम वेस्ट क्यों करा, तुम्हें तो शुरू के 2 दिन में पता चल जाना चाहिए, समझ में आएगा कि नहीं। तो इस तरह आप ट्रस्ट कीजिए अपने जो भी तुम्हारे गुरु हैं, जो भी तुम्हारे टीचर्स हैं, ठीक है। मल्टीपल रिसोर्सेज नहीं बनाने, मैंने तुम्हें बता दिया पहले। एक ही रिसोर्स होना चाहिए, 2 से 3 रिसोर्स मैक्सिमम होने चाहिए अगर बहुत बड़ा पर्टिकुलर मतलब सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, और उसी को हमें रिपीट करना है, उसी को हमें रिवाइज करना है। हमें फोकस करना है क्वालिटी पे, नॉट इन क्वांटिटी, याद रखो, ठीक है ना। हमारे स्टीव जॉब्स ने बोला था कि भाई क्वालिटी पे फोकस करो रेदर देन क्वांटिटी। तो आगे चलते हैं भाई। देखो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम उठा के ले लो, सबसे पहले आपको PYQ देखने हैं, उसके अकॉर्डिंग, इसको बोलते हैं रिवर्स टेक्निक। रिवर्स टेक्निक में क्या होता है, पहले हम PYQ करते हैं। PYQ से हमें पता चलता है कि ये पर्टिकुलर एग्जाम कैसे क्वेश्चंस पूछता है। अब जब वो क्वेश्चंस पूछ लेता है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसमें पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल SSC में अगर हम बात करें तो क्या बोलते हैं इसको, प्री जो होता है SSC का टायर 1, उसमें हमारा क्या पूछता है, ये वन लाइनर पूछता है, ठीक है ना। वन लाइनर पूछता है। अब हम पढ़ने लग गए यार, क्या नाम है, पॉलिटिक्स की, वो कौन सी आती है, वो खतरनाक आती है UPSC की बुक, ओके, वो पढ़ने लग गया यार। उसमें इतना पढ़ने का आप क्या करोगे जब वन लाइनर आता है प्री में। तो उसके अकॉर्डिंग जब आपको PYQ पढ़ोगे GS के फॉर SSC, तब आपको पता चलेगा कि पर्टिकुलर बुक में से मुझे क्या पढ़ना है और क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि लोग अच्छा पढ़ने की बजाय टाइम वेस्ट बहुत कर लेते हैं जो कि नहीं पढ़ना होता उस पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है PYQ क्वेश्चन, आप उसके अकॉर्डिंग इस रिवर्स मेथड से पढ़िए, स्मार्ट वर्क कीजिए रेदर देन हार्ड वर्क, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल भाई देखो, हमारे पास क्या होता है, बॉलर्स और बैट्समैन जो होते हैं ना, उनके पास सारा डाटा होता है। मतलब कौन सा बैट्समैन, अगर बॉलर है, मान लेते बॉलर है, मान लेते शमी है, तो उसके पास सारा डाटा होगा, सब कुछ होगा उसके पास। वो 1-2 महीने पहले बिल्कुल तगड़े तरीके से एनालाइज करेगा जिस भी टीम से उनका वो होगी, कॉम्पिटिशन होगा, मतलब फाइट होगी। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया का फाइट है, तो वो शमी क्या करेगा, हर एक बैट्समैन का एक वो देखेगा कि इस पर्टिकुलर बैट्समैन को कौन सी बॉल किस पर्टिकुलर एरिया पे बॉल डालने पे ये आउट हो सकता है। सेम फॉर बैट्समैन, बैट्समैन भी ये चेक करेगा कि पर्टिकुलर जो बॉलर है वो कहाँ कहाँ बॉल डालता है और कहाँ कहाँ मैं उसको प्रैक्टिस कर सकता हूँ पर्टिकुलर, तो वो उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करेगा। तो इसको भी रिवर्स टेक्निक बोलते हैं, आप समझ रहे हो, सबके पास सब सारा डाटा होता है, ठीक है। मैंने वही बताया कि सारे एग्जाम बेशक सेम क्वेश्चन पूछेगा पर उनके क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप पहले PYQ करिए, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए, इसको रिवर्स टेक्निक बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो अब क्या होगा, अब जैसे मान लेते हैं आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। अगर कोई पहली बार SSC में बैठेगा उसको आते तो होंगे क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप PYQ नहीं करोगे तो क्या होगा भाई, आप डायरेक्ट SSC के एग्जाम में बैठोगे, आपको आप क्वेश्चन नहीं पढ़ते रह जाओगे,
ठीक है ना। जब क्वेश्चन ही पढ़ते रह जाओगे तो आप कभी कभी क्या होता है, इंग्लिश में तो हमें पता होता है क्वेश्चन क्या है, बहुत लेंदी लेंदी क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग में भी ऐसे होते हैं। पर जो जो बंदा PYQ करके जाता है ना, वो क्या होता है भाई, वो डायरेक्ट आंसर पे जाता है, डायरेक्ट मैथ्स के अलावा। बाकी इंग्लिश हो या कुछ हो, वो पढ़ता नहीं है क्वेश्चन को कि वाह ये पर्टिकुलर चीज़ अपोजिट पूछ रहा है इस पर्टिकुलर वर्ड का। वो पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ता जो PYQ पढ़ के जाता है, क्योंकि उसे पता है पैटर्न क्या पूछ रहा है हमारा, ऐसे से डायरेक्ट ऊपर देखता है कि अपोजिट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो डायरेक्ट मार्क कर देता है, वो पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ता। तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले PYQ आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, उसके बाद रिवर्स टेक्निक से अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए। भाई देखो, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले बताया कि नॉलेज तो इम्पोर्टेंट है ही है, मैं तो बोलूँगा उससे ज़्यादा हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है, एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। रणभूमि में युद्ध से पहले मनोभूमि में खेला जाता है मेरे बच्चे। देखो भाई, हमारे पास ब्रूस ली ने भी यही बोला था कि भाई प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ प्रैक्टिसिंग आवर वर्क विल बिकम नेचुरल स्किलफुल स्विफ्ट एंड स्टडी, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया कि भाई नॉलेज तो इंपॉर्टेंट है ही, बट मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पर्टिकुलर कोई भी क्रिकेट मैच होता है उससे पहले, कोई भी सीरीज आपने देखी होगी, लाइक साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया की सीरीज होने वाली है, उससे पहले एक दो मैच प्रैक्टिस मैच होते हैं दोनों के। वो इसी वजह से होते हैं कि एक दूसरे के अभी पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा प्लेयर कैसा चल रहा है, वो एक दूसरे को पता चल जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो प्रिपरेशन करते हैं। तो इसलिए मॉक टेस्ट यार बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब PYQ है ना, PYQ उसके बाद प्लस मॉक टेस्ट, ये तो मैं आपको बोलूँगा ये 50% है भाई किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। बाकी 50% क्या है, 50% बाकी है तुम्हारे पास कोर्स, ठीक है ना। 50% तुम्हारा कोर्स है और नॉलेज है, मतलब जहाँ से भी एक्स्ट्रा आप नॉलेज लेते हो, कोर्स तो हमारे पर्टिकुलर टीचर पढ़ाता है। तो इस तरह आपको सोच के चलना है कि भाई ठीक है कोर्स कर लिया है, अगर तुम्हारा कोर्स भी 70-80% हो चुका है तो अपने PYQ पे आ जाइए आप, और सीधे अपना मॉक शुरू कर दीजिए, ठीक है। भाई देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये खासकर जब आपके लास्ट 3 to 2 months बचे होते हैं, तब आपको ये बहुत चीज़ें रिग्रेसली फॉलो करनी है, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। क्या होता है कि जब 2 से 3 महीने बचे होते हैं ना पर्टिकुलर किसी एग्ज़ाम के, तो होता क्या है भाई, एक बच्चे के मन में जो इतना इतना मेंटल चीज ट्रॉमा हो जाता है ना यार पढ़ते पढ़ते, तो उसको उल्टी सीधी चीज़ें खाने का मन करता है, कभी बर्गर, ओके, कभी पिज़्ज़ा, और हेल्थ पे बिल्कुल बिगड़ जाती है इससे, वो ध्यान नहीं देता इन चीज़ों पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट आप घर का खाना खाइए शांति से, फ्रूट्स खाइए, ये सब खाइए, ओके। हेल्दी माइंड ब्रीड्स हेल्दी बॉडी एंड वाइस वर्सा, ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। यू विल से देखो, जब आप ये करोगे ना और अपनी हेल्थ पे ध्यान दोगे, तो मैंने आपको पहले ही बताया, जब हेल्दी माइंड रहता है ना तो आपका इफेक्ट ऑन द स्कोर दिखता है। ये आप देख लो भाई, आपको मैं दो, आपका बेस्ट दिन जो आपको एकदम पॉजिटिव फील हो रहा है, उस दिन मैं आपको बोलूँ कि आज आप अपना एक मॉक दो, सेम मॉक, ठीक है ना। और करीब 1 मंथ बाद जब आपको कोई भी ऐसा डे हो जिसमें आपको लेजी फील हो रहा है, ये मैं बोलूँ आपको फिर से वही सेम मॉक दो, आप अपने स्कोर में डिफरेंस देख सकते हो। तो मैं वही बता रहा हूँ कि यहाँ पे इफेक्ट ऑन द स्कोर होता है भाई। तुम्हारा दिन कैसा है, तुम कितने पॉजिटिव हो, तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, तुम्हारा माइंड कितना हेल्दी है, तो उसमें आपको अपने स्कोर पे इफेक्ट दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। और हमारे ये भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया ना, दोनों चीज़ हमारे लास्ट के 2 to 3 months में बहुत ज़रूरी है। रिवीजन के बिना कुछ भी नहीं है भाई, रिवीजन के बिना कुछ नहीं है। बेशक आप सिलेबस 70% करो, बट 70% सिलेबस को अगर आपने 2 से 3 बार रिवाइज कर लिया ना अपने एग्जाम से पहले, तो मैं बता रहा हूँ ना भाई, 70% में हो जाता है सिलेक्शन। अगर उस 70% में आएगा तो आप पक्का करके आओगे, बिल्कुल 100% आपका रिजल्ट रहेगा, एज़ कम्पेयर टू दूसरों के मुकाबले, ठीक है। तो अब आप बिल्कुल फाइट के लिए बिल्कुल रेडी हो। तो होता क्या भाई, देखो, अब एक फाइट करने के लिए जा रहे हो, ठीक है ना। अब फाइट से पहले आपने प्रिपरेशन करी नहीं है, फिर उसके बाद आपको क्या लग रहा है कि भाई अरे यार मेरी जॉब नहीं लगती, अरे यार भाई तुम पहले फाइट के लिए प्रिपेयर तो हो, बिल्कुल अच्छी तरह से प्रिपरेशन तो करो, तभी तो आपकी जॉब लगेगी, तभी तो आपको कुछ फ्रूट मिलेगा, कभी तो फल मिलेगा आपको, ठीक है ना। इफ़ यू डोंट फाइट फॉर वाट यू वांट, डोंट क्राई फॉर वाट यू लॉस्ट। यहाँ पे मतलब इनडायरेक्टली आप रिलेट कर सकते हो इस पर्टिकुलर चीज़ को, कि यार फाइट अगर आप कर रहे हो ना किसी चीज़ के लिए, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, सारे रिसोर्सेज को अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपकी जॉब नहीं लगती, ठीक है ना। और तो कहीं ना कहीं यहाँ कमी थी, कि आपके रिसोर्सेज में कमी थी, आपके तरीक़ों में कमी थी, किस तरह आप पढ़ रहे थे। तो ये आप इस पे रोना मत रोइए कि मुझे जॉब नहीं लगी है, पहले इस पे वर्क कीजिए अपने फाइट एंड रिसोर्सेज पे, उसके बाद अपना हम बोल सकते हैं कि हमारी जॉब लगी है या नहीं लगी। तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। आई होप आपको कुछ चीज़ें इससे मिली होंगी, समझ में आया होगा। कोई अगर पहली बार प्रिपरेशन में आ रहा है गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, ठीक है ना भाई, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। बाकी मेरा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो,
और लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। ठीक है, और भी वीडियो आएंगे, मैं किसी चीज़ पे वर्क कर रहा हूँ, बट वो प्रोजेक्ट थोड़ा सा मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो उसमें टाइम लगेगा। और भी मैं इसमें यूनिक चीज़ें डालूंगा, खाली कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड नहीं, और भी चीज़ें। ठीक है ना, कोई भी आपको क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक, थैंक यू।